Okay, in the previous class, we were studying about the grievance and grievance handling procedure. इसमें मैंने आपको बताया था कि grievance क्या होता है. Whenever an employee is dissatisfied or is discontent with the employer or anybody else, it is called as the grievance. ठीक है, grievance जो written form में होता है, while complaint it is in the unwritten form. Then forms of grievance, I told you तीन तरह के grievance होते हैं. First is factual, when the reason for the grievance is actual. अगर genuinely आपको कोई परेशानी है, that is called as factual. Imaginary means जब भी आप workplace पे जाते हैं, लोग आपको अलग अलग information देते हैं, and when because of wrong information, गलत information की वजह से अगर आपको कोई grievance होता है, that is called as imaginary. Then disguised क्या होता है? Whenever जब आपको कोई personal issues जो कंपनी से रिलेटेड ना हो, उसके अलावा आपको कोई परेशानी है जो आपके वर्क प्लेस के परफॉर्मेंस को हैम्पर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिसगाइज्ड ग्रीवियंस. देन कॉजेस ऑफ ग्रीवियंस, तीन तरीके के कॉजेस होते हैं व्हिच कैन बी फ्रॉम द वर्किंग कंडीशन, जैसे अगर प्रॉपर टूल्स इक्विपमेंट्स ना हो, वहाँ काम करने के प्रॉपर फिजिकल कंडीशन ना हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में हमेशा लड़ाई होता रहता है, शेड्यूल हमेशा प्रोसीजर चेंज होता रहता है, देन दैट इज because of the working condition. Then grievance can also result from the management's policy. अगर मैनेजमेंट की पॉलिसी, जैसे वहाँ की लीव पॉलिसी अच्छी नहीं है, या फिर वहाँ ओवर टाइम का, सीनियोरिटी, प्रमोशन, ट्रांसफर, कभी भी कुछ भी तरीके से कुछ भी होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट्स पॉलिसी. देन ग्रीवियंस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम पर्सनल मैनेजमेंट, खुद की वजह से भी ग्रीवियंसेस होते हैं. अगर कोई पर्सन ओवर एम्बिशियस है, बहुत एक्सेसिव सेल्फ स्टीम है उसके में, देन इट कैन बी अ कॉज ऑफ ग्रीवियंस फॉर हिम, and even if he is impractical then also he can have a grievance. Then effects of grievance क्या हो सकता है, क्या क्या असर पड़ सकता है? फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, डिससैटिस्फैक्शन रहेगा, स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स होंगे कंटिन्यूअस, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, अनरेस्ट रहेगा, इनडिसिप्लिन विल बी देयर थ्रूआउट द कंपनी, एब्सेंटिज्म होगा, मींस लड़ाई झगड़ा होगा, तो ऑब्वियसली लेबर्स विल नॉट बी कमिंग टू द कंपनी और द इंडस्ट्री, रेजिग्नेशंस बढ़ जाएंगे, वहां रिसोर्स का वेस्टेज होगा, एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी. These will be the things that will happening because of grievance. Grievance होगा तो ये चीजें होंगी. फिर कैसे डिस्कवर करेंगे ग्रीवियंस को? चार तरीके थे. एग्जिट इंटरव्यूज, ड्राई बॉक्सेस, ओपिनियन सर्वे, ओपन डोर पॉलिसी. एग्जिट इंटरव्यू, जब कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाता है तो ही इज इंटरव्यू टू नो हिज प्रॉब्लम कि क्यों कंपनी छोड़ के जा रहा है, सो दैट द कंपनी कैन इंप्रूव ऑन दोस पॉइंट्स. देन ड्राई बॉक्सेस क्या होते हैं? ड्राई बॉक्सेस में अगर कोई कंप्लेंट है, कोई इशू है आपको, तो आप ड्राई बॉक्सेस में डाल सकते हैं. एंड सिमिलरली आर द सजेशन बॉक्सेस, इसमें एम्प्लॉय सजेशन डालते हैं इन with the intention of getting an reward, क्योंकि कई सारी कंपनी सजेशंस पे जो है उनको अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स देते हैं. देन ओपिनियन सर्वेज आर देयर एवरी 6 months or after some time, periodical meetings are held, interviews are done to know about the grievances of employee, ताकि employees की grievances जान सके. This way, then there is open door policy, means you can directly go to the chief boss and say your problems. These were the 4 methods of डिस्कवरिंग और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रीवियंस. ये चार तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज नीड ऑफ ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर. क्यों जरूरत है ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर की? फर्स्ट इज दैट अगर ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर होंगे तभी एम्प्लॉय की फीलिंग्स को जान पाएगा एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉय हमारा क्यों परेशान हो रहा है. ठीक है. देन इट विल कीप अ चेक ऑन द सुपरवाइजर. इस सुपरवाइजर पर चेक रखेगा कि ऐसा तो नहीं, जैसे ओपन डोर पॉलिसी है हमारे यहाँ ग्रीवेंस प्रोसीजर में, तो अगर सुपरवाइजर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. बिकॉज अगर कोई एम्प्लॉई आता है सुपरवाइजर से कहता है कि मुझे ये परेशानी है एंड वो उसको हमेशा डांट के भगा दे, समझ लो, तो फिर व्हाट विल हैपन? ही विल डायरेक्टली गो टू द चीफ बॉस एंड से कि यस दिस इज द प्रॉब्लम एंड ही इज नॉट लिसनिंग टू मी. तो इससे सुपरवाइजर पे भी चेक रहेगा कि ही इज वर्किंग प्रॉपरली. एंड अगर ग्रीवेंस प्रोसीजर अच्छा होता है, कोई परेशानी आपको होती है, तुरंत तुरंत रिसॉर्ट हो जाती है, जिस भी कंपनी में ऐसा होता होगा, यू विल फील गुड देयर, योर मोरल विल बी ऑलवेज हाई, कि अगर मुझे कोई परेशान करेगा या कोई ऐसी चीज होगी कंपनी की जो मुझे परेशान कर रही होगी, दे विल सॉल्व इट एंड यू विल फील वेरी गुड, योर मोरल विल बी हाई एंड यू विल बी वर्किंग गुड फॉर द कंपनी. ठीक है. So these are the reasons why grievance handling procedure is needed in a company. ठीक है. Then types of grievance handling procedures are there. दो तरीके ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर होता है. ओपन डोर पॉलिसी आपको बताया मैंने, उसके दो डिमेरिट्स भी होते हैं. सबसे पहला कि सिर्फ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल होता है, बिकॉज बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, सब नहीं पहुंच सकते हैं चीफ बॉस के पास, सबकी प्रॉब्लम वो नहीं सुन सकता है. एंड सेकेंडली जो सुपरवाइजर है, जो फर्स्ट पर्सन है जिसको आपकी प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, ही इज बाईपास्ड. उसको छोड़ करके लोग डायरेक्टली बॉस के पास जाने लग जाएंगे, तो ये एक ड्रॉबैक है पॉलिसी का.
Then we have the step ladder procedure. Step ladder procedure क्या था? Step ladder में a person moves one by one from the beginning to the end. Suppose if there is a aggrieved employee, he goes to the foreman. Foreman के पास जाता है, अपनी problem ऐसे verbally बताता है उसको कि मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत है, and if this foreman is unable to address his grievance, तो he can move to the supervisor. वो supervisor के पास जाके अपनी परेशानी कहेगा, and supervisor within 48 hours will give him a genuine answer. 48 आवर्स के अंदर उसकी ग्रीवियंस का रिड्रेसल वो बताएगा सुपरवाइजर, यस दिस थिंग हैज बीन डन रिगार्डिंग दैट। और अगर जो भी एम्प्लॉई है, जो अग्रीव्ड एम्प्लॉई है, उसको नहीं लगता, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, ही कैन गो टू द एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास 3 दिन का टाइम होता है कि वो उसके ग्रीवियंस को सुने, उसका जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दे, ठीक है। एंड इफ द एम्प्लॉय इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट आल्सो, ही कैन मूव टू द then his things are moved to the his grievance are moved to the grievance committee, और grievance committee just 7 days में अपना फैसला लेती है कि 7 days के बाद grievance committee बताएगी कि उसने क्या-क्या फैसला किया। एंड देन व्हाट हैपेंड, अगर grievance committee के भी फैसले से अगर aggrieved employee खुश नहीं है, then it's moved to the committee of union and management representatives, इनके पास जाता है। एंड जो भी कमिटी फैसला लेती है, द मैनेजर टेल्स द एम्प्लॉइज विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर एम्प्लॉय को पता चल जाता है कि उसका ये फैसला हुआ है। एंड इवन इफ इज देन आल्सो इज नॉट सेटिस्फाइड, ही इज मूव टू द वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, देन उसका वॉलंटरी आर्बिट्रेशन होता है, ठीक है। एंड देयर द कमिटी गिव्स द डिसीजन इन 7 डेज, वहां पे 7 दिन के बाद, आफ्टर 7 डेज द आंसर इज गिवन टू हिम कि दिस इज द आंसर, ओके, फ्रॉम द मैनेजमेंट्स डिसीजन। ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर, 2 तरह के ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर होते हैं, ओपन डोर पॉलिसी एंड स्टेप लैडर प्रोसीजर। देन ग्रीवियंस गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव हैंडलिंग, ग्रीवियंस हैंडलिंग, क्या-क्या चीजें होनी चाहिए किसी ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर को इफेक्टिव होने के लिए। सबसे चाहिए कि अ पेशेंट हियरिंग ऑफ द बाय द सुपरवाइजर, कोई भी एम्प्लॉय अगर परेशानी कहने आता है तो उसको सुनना चाहिए। फर्स्ट थिंग, अ कंप्लेंट शुड बी लिसन, कि ये परेशानी है, अगर कोई सुनेगा देन ओनली ही कैन प्रोवाइड अ सॉल्यूशन। अगर कोई इंसान सुन ही नहीं रहा है, उसको डांट के भगा देगा या फिर इज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग, देन obviously that is a cause of problem. Then next is supervisor, he should look to the deep root of the problem कि क्या दिक्कत है, he should go to the root cause. Then management को भी the management should also be actively participate in removing the grievance of an employee. अगर employee को कोई genuine दिक्कत है, then management should take the initiative कि इसको problem sort out होनी चाहिए इसकी। Then if the grievance is real and the cause is located, prompt action should be taken to remove the cause, ठीक है। ग्रीवियंस का अगर रियल ग्रीवियंस है, उसको एक्चुअली में कोई ग्रीवियंस है और कॉज का पता चलता है, देन प्रॉम्प्ट एक्शन, तुरंत एक्शन लेना चाहिए उसके अगेंस्ट, जो भी ग्रीवियंस है उसको तुरंत रिसॉर्ट करना चाहिए। देन ग्रीवियंस मस्ट बी हैंडल्ड विद इन रीजनेबल टाइम लिमिट, एक टाइम लिमिट के अंदर ग्रीवियंस हैंडल हो जाना चाहिए। बिकॉज अगर आज आपको दिक्कत है, अब आज बता रहे 6 महीने के बाद कोई उसका रिजल्ट बताएगा, तो ऑब्वियसली दैट वुड बी ऑफ नो यूज टू यू। देन ग्रीवियंस इट शुड बी पुट इन राइटिंग, ग्रीवियंस को जो भी ग्रीवियंसेस आते हैं दे शुड बी पुट इन रिटन, रिटन में होना चाहिए वो सारे कंप्लेंट्स है ग्रीवियंसेस। देन डिसीजंस टेकन टू रिड्रेस द ग्रीवियंस ऑफ द वर्कर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू हिम, जो भी ग्रीवियंस पे फैसले हुए वो आप बताएंगे वर्कमैन को कि यस दिस वाज योर प्रॉब्लम एंड वी रीच दिस आंसर फॉर यू, ये हमने पता लगाया आपके लिए। देन फॉलो अप एक्शन शुड आल्सो बी टेकन, मींस इट शुड बी आस्क्ड टू द एम्प्लॉय या वर्कर से पूछना चाहिए कि आपका क्या रिस्पॉन्स है जो हमने डिसीजन लिया, आर यू हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दैट, ठीक है। दीज आर द सम फ्यू पॉइंट्स व्हिच आर needed for effective grievance handling, ठीक है। grievance, the complaint should be given a patient hearing by the supervisor, supervisor should get to the root cause of the problem, the management should also be active participant in removing the grievance of a problem, if the grievance is real and cause is identified, prompt action should be taken to remove the cause. Grievance must be handled within reasonable time limit, all grievances should be put in writing, decision taken to redress the grievance of the workers must be communicated to him, and follow up action should also be taken to know whether the response of the to the concerned employee, ठीक है। Then there are certain features or the essentials of grievance handling procedure, क्या features होते हैं grievance handling procedure के? First is
It should be designed in conformity with the statutory procedure. Law के according बनाना चाहिए उसको. Then grievance handling procedure must be have a sense of fair play and justice to all workers. Means ऐसा नहीं होना चाहिए कि grievance handling में कोई गलती कोई इंसान करेगा तो he be given lesser punishment as compared to the other employees. एक employee कर रहा है तो he is suppose not given the salary of 10 days और दूसरा employee कर रहा है तो उसको dismiss ही कर दिया job से. This should not be done. Whatever the law should be, it should be fair and it should be justified to everybody. कि किसी को कोई दिक्कत ना हो उससे. Means it should be equal for all. Then procedure should be simple enough to be understood by every employee. मतलब वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो जो सबसे जो बॉटम पे वर्कर जो काम कर रहा है उसको भी ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर का पता होना चाहिए. वो इतना आसान होना चाहिए कि वो सोचे ना 4 बार कि whether should I go for this grievance or not. Okay, then the procedure should aim at rapid disposal of grievance. जो प्रोसीजर है वो ग्रीवियंस को रैपिडली जल्दी सॉल्व करे. And supervisor and union representative should be well trained for grievance handling procedure to ensure effective working. जो सुपरवाइजर है या जो यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर्स में बहुत ट्रेन करना चाहिए. दे शुड बी वेल ट्रेन्ड कि जल्दी जो भी केसेस है उनको सॉर्ट आउट कर सके एंड इट शुड बी सॉर्टेड इफेक्टिवली. Then working of grievance procedure must be reviewed periodically so that necessary changes can be made. जो भी grievance handling procedure है 3-4 बार मतलब हर कुछ समय के बाद उसको रिव्यू कर लेना चाहिए so that अगर कोई उसमें इश्यूज है या कोई उसमें लूपहोल है तो it can be resorted. सही कर सके उसको. So this was the grievance handling procedures. Anyone who wants to ask something regarding anything? Say. किसी को दिक्कत परेशानी है? Okay. Let's move on to इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. ठीक है, ग्रीवियंस क्या होता है, ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ये सब आपको पता है. क्या फीचर्स है उसके, क्या होना चाहिए उसके में. ठीक है, देन विल मूव टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. ग्रीवियंस तो थी कि कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है वहां के वर्किंग कंडीशन से या किसी दूसरे एम्प्लॉय से ही प्रॉब्लम हो जाए. देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होते हैं, डिस्प्यूट्स जो है यू ऑल मस्ट बी नोइंग द मीनिंग ऑफ डिस्प्यूट. मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्यूट. तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मींस एनी कॉन्फ्लिक्ट or difference in opinion between the employer and the workers regarding the employment is called as industrial dispute. ठीक है, ये तो लेमैन लैंग्वेज में है कि अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती है, एक वन सेंटेंस में डिस्क्राइब करना है, then you can say कि the conflict or difference in the opinion between the management and the worker. But according to section 2K of the Industrial Disputes Act of 1947, what is the industrial dispute? It means any dispute or difference between employer and employer, employer and employee, workman and workman is called as which is connected to the employment or non-employment or the conditions of employment is called as industrial dispute. ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसके बीच में हो सकता है, दो एम्प्लॉयर के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है, दो वर्कमैन के बीच में भी हो सकता है. ठीक है, so this is called industrial dispute. Two types of industrial disputes are there: interest disputes and right dispute. Interest dispute क्या होता है, जब भी कोई dispute which is related to न्यू वेज लेवल, अगर कोई वेज लेवल या वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है उसे हम इंटरेस्ट डिस्प्यूट कहते हैं. राइट डिस्प्यूट क्या होता है कि जब भी कोई अगर आप एम्प्लॉयमेंट वो करते हैं, ज्वाइन करते हैं, देन यू गेट सर्टेन राइट्स विद दैट. ठीक है, कि जैसे आपको यू विल बी गिवन द लीव फॉर से 2 days in a month or something like that. Some other things are other rights are given to you. ठीक है, तो अगर उस राइट्स का कोई वायलेशन होता है उसकी वजह से कोई डिस्प्यूट होता है, देन इट इज कॉल्ड एज राइट्स डिस्प्यूट. ठीक है, इन दिस claim is made that the workmen have not been treated in accordance with the rules, individuals contract of employment, law and regulation as per collective agreement. ठीक है, कलेक्टिव अग्रीमेंट में जो भी डिसीजन हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर उनको नहीं ट्रीट किया जा रहा है, इट इज कॉल्ड एज राइट्स डिस्प्यूट. ठीक है, इंटरेस्ट कब होता है, इंटरेस्ट डिस्प्यूट जब वेज या फिर अदर कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे कोई डिस्प्यूट होता है. देन causes of industrial dispute. फर्स्ट इज इकोनॉमिक कॉज. ठीक है, क्यों हो सकता है डिस्प्यूट. फर्स्ट इज अगर वेज बढ़ाने के लिए कहा जाए एंड इफ एम्प्लॉयर इज नॉट रेडी फॉर दैट इट कैन लीड टू अ dispute. Then high gratuity. Gratuity क्या होता है, when you work in a certain organization for a long time,
It gives a gratuity, means for the loyalty that you have given to the company. If you have worked throughout your life, or maybe some 20, 30 years of your life you have given to that company, so that company gives you some gratuity for that, some certain amounts to you. So agar gratuity, if the employees ask for gratuity or other retirement benefits, so agar nahi hota hai, then also it can create dispute. Then bonus, allowances, paid holidays, reduction in working hour, and better working condition. These are the certain things when the demand for these is made and it is not followed, it is not actually obeyed by the employer, then it can lead to a dispute between employer and employee. Then in political causes, we all know that जो इंडिया में जो भी ट्रेड यूनियन है, they are governed by various governed, they're actually controlled by political parties. Okay, जो भी उनके लीडर्स होते हैं, दे हैव सम पॉलिटिकल एम्स, उनके पॉलिटिकल एम्स होते हैं, और वो सिर्फ जो वर्कमैन है उनको लाइक उनका इंटरेस्ट इज नॉट देयर इंटरेस्ट, ठीक है, वो नहीं चाहते कि वर्कमैन का कभी भला हो, फॉर देयर ओन सिंगल इंटरेस्ट दे वर्क देयर, एंड बिकॉज ऑफ दिस कई सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है. देन पर्सनल कॉजेस, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, कभी किसी को डिसमिस कर देना, कभी किसी को रख लेना, ठीक है, ट्रांसफर, प्रमोशन, इन सब चीजों से जो भी चीजें रिलेटेड है, दैट इज पर्सनल कॉजेस, पर्सनल कॉजेज. देन इनडिसिप्लिन, indiscipline क्या होता है? If there is violence and indiscipline in the workforce, it can lead to the industrial dispute. Miscellaneous causes जैसे resistance to racialization, introduction of new machinery, and change in the factory location. ठीक है, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन, ट्रेड यूनियन राइवलरीज. वी ऑल नो कि एक ही कंपनी में या एक ही इंडस्ट्री में कई सारे ट्रेड यूनियन फंक्शन कर रहे होते हैं, तो उनका आपस में राइवलरी चल रहा होता है, तो उनकी आपस की राइवलरी से भी दो वर्कमैन में भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाता है. ठीक है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो भी कैन लीड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. ट्रेड यूनियन नॉन रिकॉग्नाइज रहेंगे, देन ऑल्सो कैन लीड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. दीज आर द थिंग्स दैट हैपन अंडर मिसलेनियस कॉजेस. ठीक है, इकोनॉमिक में वेज या फिर कुछ भी इकोनॉमिक, वेज, ग्रेजुटी, बोनस, अलाउंस, ठीक है, पेड हॉलीडेज, रिडक्शन वर्किंग आवर, बेटर वर्किंग कंडीशन, दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक कॉजेस. पॉलिटिकल में जो ट्रेड यूनियन है वो पॉलिटिकल पार्टीज गवर्न करती है और उनका लीडरशिप जो है उन लोगों के पास होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन की वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाते हैं. देन पर्सनल कॉजेस लाइक dismissal, retrenchment, transfer, promotions, etc. Indiscipline means if there is indiscipline and violence, then also it can lead to industrial dispute. Miscellaneous causes में non-recognition of trade union, lack of proper communication, trade union rivalries are there. वो तो causes हो गए industrial dispute के. अगर dispute होगा तो उसकी क्या-क्या consequences हो सकते हैं? First, tense relation. Obvious सी बात है कि अगर लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रहा होगा तो रिलेशन टेंस होंगे, बहुत डिफिकल्ट होगा. अगर कोई लड़ाई चल रहा है, सपोज एम्प्लॉयर में लड़ाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय कभी काम ही नहीं करेगा एम्प्लॉयर के लिए, एंड इट कैन दे कैन बी लाइक दे कैन बिहेव इन अ नॉन कोऑपरेटिव वे, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे एम्प्लॉयर के साथ. देन फ्रस्ट्रेशन अमंग द एम्प्लॉयज. कोई भी इंसान whenever he joins a job, he joins it for his physical, social, and egoistic needs. सबके needs होते हैं, and for that a person joins a job. अगर उसके वो needs नहीं fulfill होंगे, then that person will be unsatisfied and will this can lead to frustration among the employees. इससे बहुत frustrate हो जाएगा employees. Then intensive social interactions means already frustrated employees उनके रिलेशंस कॉर्डियल नहीं होंगे, एंड फर्दर वो और ज्यादा अग्रवेट हो जाएगा. देन लोअर मोरल मींस इंडस्ट्री जहां हमेशा लड़ाइयां चल रही हैं तो वहां पे एब्सेंटिज्म, लेबर टर्नओवर सब कम हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट एम्प्लॉय का मोरल भी बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज विल थिंक कि नथिंग गुड इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री एंड विल नॉट फील लाइक गोइंग देयर. देन रेजिस्टेंस टू चेंज. When industrial relations are not good, workers resist changes in industry which might hamper the growth of the industrial organization. अगर suppose the industrial relations are not good, employer employee के बीच में relations अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जो employer है कोई भी changes अगर employer लाएगा कि yes this is the new machinery that we are going to use, या maybe this is the new target that we have to match, तो क्या होगा, वहां के employees जो है उससे बिल्कुल भी cooperate नहीं करेंगे, एंड उससे जो क्या होगा, इंडस्ट्री का ग्रोथ हैम्पर होगा. एडवर्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी. इकोनॉमी पे कैसे असर होगा,
You all know that industry and economy, they are interdependent on each other. अगर industry काम करेगी, then only economy will be boosted. ठीक है? Suppose we look today only, सब industries बंद है, we can see that the economy is falling, crashing down, right? नीचे आ रहा है. So industry has to function. अगर relations poor होंगे, लोग काम नहीं करेंगे, and definitely it will show on the economy. अगर अच्छे से industries में काम नहीं हो रहा है, अच्छा production नहीं हो रहा है, तो इकोनॉमी भी उससे बहुत बैडली इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे. ठीक है? सो दिस इज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. और जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो क्या होता है, दो जो भी वर्कर्स हैं, लेबरर्स, उनके पास कुछ वेपन्स होते हैं. दीज आर कॉल्ड द वेपन्स ऑफ लेबरर्स और वेपन्स ऑफ रिजॉल्विंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. ठीक है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए लेबर्स के पास भी वेपन होते हैं और एम्प्लॉयर के पास भी वेपन होते हैं. ठीक है? एम्प्लॉयर ऑफ द लेबर में क्या आते हैं, लेबर दो तरीके से दो वेपन होते हैं उनके पास, स्ट्राइक एंड अदर वेपन्स. स्ट्राइक में आते हैं इकोनॉमिक स्ट्राइक, जनरल स्ट्राइक, स्टे इन, स्लो डाउन, सिक आउट और सिक इन स्ट्राइक, sympathetic strike. These are the strike that come under it. Then boycott strike. Others में क्या आएंगे, boycott, picketing and घेराव. These are the things. Strike क्या होता है कि when a group of workers they collectively decide not to work for a company to follow strike. ठीक है? कभी भी अगर वर्कर्स का एक ग्रुप डिसाइड करता है कि हम कंपनी में काम नहीं करेंगे, तो उसे हम लोग स्ट्राइक कहते हैं. ठीक है? स्ट्राइक कई तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज इकोनॉमिक स्ट्राइक. इकोनॉमिक स्ट्राइक में क्या होता है, जब भी लेबर जो है वेजेस के लिए, अलाउंसेस के लिए या दूसरी फैसिलिटीज जो उनका प्रिविलेज के लिए या फिर कोई लीव वगैरह के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक स्ट्राइक. ठीक है? जब भी वेजेस या फिर किसी तरीके के अलाउंस को बढ़ाने के लिए स्ट्राइक होगा, उसे इकोनॉमिक अलाउंस कहते हैं. ठीक है? जनरल स्ट्राइक क्या होता है, स्ट्राइक बाय द मेंबर ऑफ ऑल और मोस्ट ऑफ द यूनियन इन द रेन ऑफ in a reign or an industry to force demands common to all workers. These strikes are usually intended to create political pressure on the ruling government rather than on one employer. ठीक है? जनरल स्ट्राइक क्या होता है, सारे वर्कर्स पूरे जो मे बी उस स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में भी जिसका जनरल वेलफेयर लोकेटेड हो, सबका जितने वर्कर्स है सबका जनरल वेलफेयर हो, उसके लिए जब प्रोटेस्ट करते हैं या स्ट्राइक करते हैं, दैट इज कॉल्ड जनरल स्ट्राइक. इसमें वो एम्प्लॉयर के ऊपर प्रेशर नहीं बना रहे हैं, वो एक तरीके से गवर्नमेंट पे प्रेशर बना रहे होते हैं. ठीक है? देन स्टे इन स्ट्राइक. स्टे इन स्ट्राइक क्या होता है, इन दिस केस वर्कर्स डू नॉट एब्सेंट देमसेल्फ फ्रॉम द वर्क. इससे पहले क्या हो रहा था कि वो काम नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ स्ट्राइक पे चले गए तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे. बट स्टे इन स्ट्राइक में क्या होता है कि वो काम पर तो आते हैं, बट दे हैव अ कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन फैसिलिटीज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेन्स डाउन और टूल्स डाउन स्ट्राइक. ठीक है? ऑफिस आते हैं पर कोई काम नहीं करते वो. ठीक है? Then slow down. This type of a strike was once done in 1998 by Municipal Corporation employees of Punjab. Okay. Then slow down strike क्या है? Slow down means employees work पे आते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं. धीरे धीरे काम करते हैं in the sense कि here was this slow down. Yes, they work slowly. They adopt the go slow tactic to put pressure on the employer. क्या होगा अगर employees आएंगे, धीरे धीरे काम कर रहे हैं, that will affect the production. ठीक है? प्रोडक्शन स्लो जाएगा तो उसका असर एम्प्लॉयर पे दिखेगा कि yes, this company is not producing up to the mark. ठीक है? देन सिक इन और सिक आउट स्ट्राइक. इसमें क्या होता है, सारे जितने एम्प्लॉइज हैं कंपनी के, वो कोई अनफेयर या इलीगल नहीं कुछ भी यूज करते हैं. दे अप्लाई फॉर सिक लीव. ठीक है? अगर पूरा इंडस्ट्री एक साथ सिक लीव अप्लाई कर दे कि हम सब बीमार हैं, ठीक है, वन बाय वन दे से कि बीमार है, ऑब्वियसली दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल, कुछ गलत नहीं कर रहे, बट बाय डूइंग दिस वो एम्प्लॉयर को अपना पावर शो कर रहे होते हैं कि अगर हम एक दिन नहीं आएंगे तो आपका काम नहीं चल रहा है. एंड जस्ट इमेजिन कि अगर हम 10 दिन के लिए स्ट्राइक पे चले गए, हाउ योर प्रोडक्शन विल बी अफेक्टेड. ठीक है? दिस इज जस्ट डन टू शो देयर पावर. देन सिंपैथेटिक स्ट्राइक क्या होता है, किसी एक कंपनी के एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम, सपोज कि कोई टेक्सटाइल मिल्स के लोग हैं, उन्हें कोई इशू है, दे आर ऑन स्ट्राइक. सपोज शुगर मिल वाले भी उनके साथ स्ट्राइक पे चले गए जस्ट बिकॉज कि वो उनके फ्रेंड्स हैं या उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके सिंपैथी में जो स्ट्राइक पे चले गए. ठीक है? शुगर मिल वालों को दिक्कत नहीं थी, बट दे वेंट देयर for in sympathy with the textile workers. So this is called as sympathetic strike. Okay, these are the types of strike. First is economic. जब भी economic causes होंगे जैसे wages, allowances और other facilities, economic होगा. General strike जो है वो normally
पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए होता है ऑन द गवर्नमेंट रादर देन ऑन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की बजाय वो पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी पे जो है प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं। स्टे इन स्ट्राइक में क्या होता है, वो ऑफिस आते हैं बट दे वर्क इन अनदर वे, बहुत धीमा काम क्या करते हैं, काम ही नहीं करते हैं। सपोज वी हैव एग्जांपल, सपोज इफ देयर इज शू फैक्ट्री, ठीक है, तो क्या होगा, दे विल कम टू द फैक्ट्री और वो एक पेयर ऑफ शू बनाएंगे, ठीक है, सपोज लेफ्ट फुट का बनाएंगे, राइट फुट बनाएंगे ही नहीं। तो क्या होगा इससे कि वो काम पर आ रहे हैं, काम कर भी रहे हैं बट इट्स एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग, कुछ उनका प्रोडक्शन का आउटकम है ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज स्टे इन स्ट्राइक। स्लो डाउन स्ट्राइक मीन्स बहुत स्लो काम करते हैं, ठीक है। देन sick in or sick out, all the employees together apply for the sick leave on the single day. This is done to show the part to the employee that if the what would it really be if they all went on a strike, ठीक है। अगर सब स्ट्राइक पे चलेगा तो क्या होगा, सिंपैथेटिक स्ट्राइक में क्या होता है कि जो वर्कर्स है वो दूसरी कंपनी या दूसरे फैक्ट्री के एम्प्लॉयर्स के सिंपैथी में स्ट्राइक पे चले जाते हैं, ठीक है। The workers of sugar industry may go on strike in sympathy with their fellow workers of the textile industry who may already be on strike, ठीक। देन अदर वेपन्स में क्या है, सबसे पहले बॉयकॉट। बॉयकॉट क्या है, इन दिस अपील इज मेड टू द पब्लिक कि जो भी सपोज देयर आर ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु आर वर्किंग, या फिर कोई भी एम्प्लॉई है वो मना कर दे कि इस कंपनी का सामान मत खरीदिए आप लोग, तो ऑब्वियसली इससे क्या हो रहा है, बॉयकॉट हो रहा है, लोग वो सामान नहीं खरीदेंगे तो कंपनी किसके लिए प्रोड्यूस करेगा, कोई खरीदेगा ही नहीं जब। तो दिस इज कॉल्ड बॉयकॉट। पिकेटिंग में दे here what happened, it is a method designed to request workers to withdraw cooperation from the employer, employer से cooperation हटा ले, and workers through display of signs, banner, placards draw attention of the public that there is a dispute between the worker and employer. Worker prevent their colleague from entering the place of work and persuade them to join strike, ठीक है। This is also some form of strike। इसमें क्या होता है, जो workers हैं एक साथ इकट्ठा होकर के बैनर्स एंड अदर थिंग्स दे डू, एंड दे आल्सो प्रिवेंट, जो उनके कलीग्स हैं हम लोगों ने एरे का पढ़ा था, थ्री नहीं जाने देते। नेक्स्ट इज घिराव। घिराव क्या होता है, वी ऑल नो कि घिराव टू द ऑब्जेक्ट ऑफ घिराव इज टू कंपेल द घिराव पर्सन टू एक्सेप्ट द वर्कर्स डिमांड विदाउट रिकोर्स टू द मशीनरी प्रोवाइडेड बाय लॉ। घेराव क्या होता है कि सराउंड करना, मींस जो एम्प्लॉइज होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी उनका बॉस है या जो हायर मोस्ट अथॉरिटी है, व्हेन ही एंटर्स द ऑफिस, जो भी वर्कर्स है उसको घेर लेते हैं वो चारों ओर से। एंड व्हाट दिस इज डन टू प्रिवेंट, दिस इज डन टू पुट अ प्रेशर ऑन हिम कि अब जैसे अंदर आ गए तो हम बाहर नहीं जाने देंगे, आपको घेर लिया है तो हम कुछ में से बाहर नहीं निकलने देंगे। सो दिस इज द थिंग दैट इज डन टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन हिम कि वो उनकी बातें माने, ठीक है। दीज वर द थिंग्स और द वेपन्स दैट द लेबर्स हैव, ठीक है। लेबर्स के पास क्या होता है, स्ट्राइक, बॉयकॉट, पिकेटिंग, घेराव, दीज आर द फोर थिंग्स दैट दे हैव। फिर कुछ वेपन्स जो है एम्प्लॉयर के पास भी होते हैं या मैनेजमेंट के पास होते हैं, ठीक है। उनके पास तीन वेपन होते हैं, फर्स्ट इज एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, सेकंड इज टर्मिनेशन ऑफ सर्विस एंड थर्ड इज लॉकआउट्स। एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन क्या होता है कि the employers may form their union to collectively oppose the working class and put pressure on the trade union। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना एक एसोसिएशन बना लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो ट्रेड यूनियन होता है, जब भी कोई सपोज बार्गेनिंग होनी है, तो अगर कोई एम्प्लॉयर कलेक्टिवली बैठे रहेंगे तो वो कोशिश करते हैं कि ट्रेड यूनियन को अप्रेस कर सके, वो सिर्फ अपनी बातें मनवा सके उनसे, ठीक है। दिस इज एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन। देन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस में क्या होता है कि an employer may terminate the service of those workers who are on strike by blacklisting them. This list is further circulated to other employers so that to restrict their chances of getting employment in those with those employers। क्या करते हैं, जैसे कुछ लोग स्ट्राइक पे चले गए तो एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, जितने भी लोग स्ट्राइक पे गए हैं सबको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं और टर्मिनेट कर देते हैं अपने यहाँ से, और उस लिस्ट को जो भी उनके एम्प्लॉयर दूसरे एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके यहाँ भी सर्कुलेट कर देते हैं कि अगर ये बंदा आपके यहाँ जॉब पे आए तो आप इसको मत रखना, ठीक है। This is a weapon that the employers have. Termination of service. Then lockouts. Lockouts क्या होता है? An employer may close down the place of employment temporarily. Such a step is technically known as lockdown. It is the reverse of a strike and is a very powerful weapon in the hands of employer to recurse or pressurize the employers to return to the place of work, ठीक है। क्या होता है, एम्प्लॉयर जहां पे भी काम चल रहा है, सपोज इंडस्ट्री जहां भी काम हो रहा था या फैक्ट्री पे, एम्प्लॉयर वहां ताला लगा देता है, ठीक है। वे पुट
locks on that and he says कि अब काम नहीं होगा for some period की in time की अब काम नहीं होगा like ठीक है. तो this is the part, जैसे वो strike पे जा सकते हैं काम नहीं करेंगे, वैसे ही ये लॉक आउट कर सकते हैं कि हम तुम्हें काम नहीं देंगे. ठीक है. This is the part that the employer have. Lockout means closing a place of employment or suspension of work or refusal by an employer to continue to employ any number of person employed by him. ठीक है. This is lockout. Employers association, termination of service and lockouts. These are the weapon that the management has. ठीक है. During the industrial dispute ये weapons use करते हैं ये लोग. ठीक है. It's clear to everyone. If anyone wants to ask something. मशीनरी. नेक्स्ट टॉपिक इज मशीनरी फॉर हैंडलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो स्ट्राइक, लॉकआउट, ये सब चीजें तो होती हैं. और फिर अगर बढ़ जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो उसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके होते हैं. फर्स्ट इज प्रिवेंटिव मशीनरी एंड सेकंड इज सेटलमेंट मशीनरी. ठीक है. प्रिवेंटिव मशीनरी क्या होता है कि टू मेक अ हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये मेथड यूज करते हैं. ठीक है. ये जो है नॉन लीगल होता है, नॉन स्टैट्यूटरी होता है, मींस इसमें लॉ इन्वॉल्व नहीं होता है. लोग आपस में ही बैठ के जो चीजें सुलझा ले, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव मेजर्स. ठीक है. जैसे वर्कर्स पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट आता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवियंस प्रोसीजर, ट्राइपार्टाइट बॉडीज, कोड ऑफ डिसिप्लिन, स्टैंडिंग ऑर्डर. ठीक है. ये सब इसमें आते हैं. सेटलमेंट मशीनरी क्या होता है, अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बढ़ जाता है देन इट नीड्स सेटलमेंट. ठीक है. तो उसे हम सेटलमेंट मशीनरी कहते हैं. ये स्टैट्यूटरी होता है, मींस हियर लॉ इज इन्वॉल्व. इसमें क्या क्या होता है, फर्स्ट इज कंसिलिएशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन. दीज आर द थिंग्स. प्रिवेंटिव मशीनरी क्या होता है, फर्स्ट उसमें था वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, मींस इट इज द मेथड वेयर बाय द वर्कर्स दे आर अलाउड टू बी कंसल्टेड एंड हैव अ से इन द मैनेजमेंट ऑफ द यूनिट. ठीक है. जो भी वर्कर्स हैं दे हैव अ से इन द मैनेजमेंट, मींस अगर वर्कर कहीं भी पार्टिसिपेट कर रहा होगा मैनेजमेंट में तो ऑब्वियसली कभी भी कोई डिस्प्यूट क्रिएट होने ही नहीं देगा. ठीक है. बिकॉज दे आर द वंस हु आर वर्किंग देयर. कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, इसमें जो है जो भी इंप्लॉयर्स होते हैं और जो ग्रुप ऑफ इंप्लॉयज होते हैं वो बैठ करके जो भी वर्किंग सैलरीज है, वर्किंग कंडीशन होंगी या दूसरे जो एस्पेक्ट है वर्क एनवायरनमेंट के, वो सब डिसाइड करते हैं. तो अगर कोई एम्प्लॉय खुद ही डिसाइड कर रहा था कि दिस इज द सैलरी, नेगोशिएट करके होगा ऑब्वियसली, इट्स नॉट दैट कि जो सैलरी वो बोलेगा दैट विल बी गिवन टू हिम, बट नेगोशिएशन बेसिस पे होगा. तो अगर एम्प्लॉय खुद अपनी सैलरी डिसाइड कर रहा है, अपनी वर्किंग कंडीशन डिसाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली द चांसेस ऑफ डिस्प्यूट विल बी वेरी लेस, बहुत कम हो जाएगा चांस. तो यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग इट डजंट मीन कि सारे वर्कर्स एक एक करके जो है आ रहे हैं. या द ट्रेड यूनियन, जो भी ट्रेड यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव है, वन और टू पीपल, दे विल बार्गेन विद द एम्प्लॉयर. ठीक. ग्रीवियंस प्रोसीजर क्या होता है, हमने पढ़ा था ग्रीवियंस प्रोसीजर कि अगर ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रॉपर होती है तो दैट कैन प्रिवेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो लड़ाइयां कम होंगी. देन ट्राइपार्टाइट बॉडीज आर देयर व्हिच इंक्लूड्स, क्या होता है ये, this is done to bring the parties together for mutual settlement of differences in spite of cooperation and goodwill, in the spirit of cooperation and goodwill. ठीक है. ILC और SLC जो है इसके पार्ट्स हैं, we'll be studying about both of them later. कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है, इट इज अ सेल्फ इम्पोज्ड म्यूचुअली अग्रीड वॉलंटरी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन एंड गुड रिलेशंस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इन द इंडस्ट्री. ठीक है. जो कोड ऑफ डिसिप्लिन होता है इट इज सेल्फ इम्पोज्ड, मींस जो एम्प्लॉयर है वो कोड ऑफ डिसिप्लिन बनाते हैं. ठीक है. दीज आर द थिंग्स दैट वील बी फॉलोइंग. कुछ एम्प्लॉयज मिल करके वो अपना कोड ऑफ डिसिप्लिन बनाते हैं कि दीज आर द थिंग्स दैट वील बी फॉलो. तो क्या होगा, जो भी आपको डिसिप्लिन फॉलो करनी है वो आपने खुद ही बनाई है. ठीक है. सो पीपल विल फॉलो दैट एंड बिकॉज ऑफ दैट, अगर आपने खुद ही कोई अपना डिसिप्लिन सेटअप करा है तो दैट कैन reduce the industrial disputes. The next is the standing orders. Standing orders क्या होते हैं, it is a set of rules which govern your employment from the entry to the exit. जब आप कहीं जॉब पे जाते हैं तो कुछ रूल्स आपको दिए जाते हैं. ठीक है. जैसे जो आपके कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहेंगे कि ग्रीवियंस होगा तो क्या होगा, अगर आपने कोई मिसकंडक्ट किया या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आप पे कैसा हो सकता है, ये सब चीजें आपको दी जाती हैं. दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑर्डर्स.
इससे भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट प्रिवेंट होता है, बिकॉज दीज आर द कंडीशंस. अगर आप फॉलो कर सकते हैं देन कम इन, अदरवाइज डोंट डू द जॉब विद अस. ठीक है, दीज आर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स. नेक्स्ट इज सेटलमेंट मशीनरी. प्रिवेंट करने के लिए तो ये सब किया. अगर लड़ाई हो जाती है, सेटलमेंट मशीनरी मीन्स हियर द लॉ विल इंटरफियर. अब यहाँ पे लॉ आ जाएगा बीच. ठीक है, उसमें पहला है कंसिलिएशन. कंसिलिएशन क्या होता है? इसमें थर्ड पार्टी होती है जो डिस्प्यूट में इंटरवीन करती है और दोनों पार्टीज का डिस्प्यूट रिजॉल्व कराने की कोशिश करती है. ठीक है, जो इसमें कंसिलिएटर होता है मीन्स द पर्सन, द थर्ड पर्सन, इट ट्राइज टू असिस्ट देम टू अ नेगोशिएशन. कि नेगोशिएट कर लो आपस में एंड स्टॉप फाइटिंग और स्टॉप हैविंग एनी डिस्प्यूट. तो इसमें क्या होता है? दो तरीके से, जैसे कंसिलिएटिंग ऑफिसर रिजॉल्व कर सकता है या फिर बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन. अगर कंसिलिएटिंग ऑफिसर नहीं कर पाएगा, इट इज गिवन टू बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन. ठीक है, कंसिलिएशन ऑफिसर के पास पहले जाता है जो भी है, और इसकी प्रीसीडिंग जो भी उसको करना है, इट्स गिवन 14 डेज टाइम. तो 14 दिन में अपना जो भी फैसला लेना है, ही शुड टेक. एंड इफ इज अनेबल टू डू सो, देन इट इज अगेन फॉरवर्डेड टू द बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन. वो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को दे दिया जाता है, विच टेक 2 months. 2 महीने का टाइम उसके पास होता है टू सॉर्ट आउट द केस. And if he is unable to do so, the government gives this court of inquiry, gives the dispute to the court of inquiry. Court of inquiry के पास चला जाता है, which has 6 months. The court of inquiry जो होता है वो 6 months का टाइम लेता है उसको सॉर्ट करने के लिए. ठीक है, and when these things are going on, the workers or the employers, they cannot do strikes or lockouts. Then voluntary arbitration, it refers to getting the dispute settled through an independent person chosen by a party. Achha, listen everyone, all those who are present, please write your names and roll numbers here only in the chats. Voluntary arbitration means whenever a person is there, here what happened, voluntary means, voluntary itself suggests कि जो भी third person negotiate करने आएगा या help कराने आएगा, he will be mutually agreed by both of them. ठीक है, दोनों मिलके select करेंगे उसको. Here what happens, this process it saves time and money both, because mutually agreed, जब third person होता है वो mutually agreed होता है, तो obviously it will be saving time and money both. Adjudication क्या होता है? Adjudication भी arbitration की तरह होता है, but here it becomes compulsory. जो arbitration था वो voluntary था, अब चाहो तो करो न तो ना करो, but adjudication it's compulsory arbitration. This is the main difference between both of them. ठीक है, arbitration, adjudication is of two types: labor court, industrial tribunals and national tribunals. Labor court जो भी standing orders हैं उनके ऊपर जो भी फैसले होंगे, that is done by the labor court. ठीक है, then industrial tribunals क्या होते हैं? दे जो राइट्स और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करना काम जो है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स का होता है. और जो नेशनल ट्रिब्यूनल होते हैं, जो भी एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द नेशनल इंपॉर्टेंस, जो नेशनली जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के इंपॉर्टेंट कोई इश्यूज होंगे, उस पे जो भी suggestions होंगे, that is given by the national tribunal. And the central government, it has appointed two assessors to assess national tribunal. ठीक है, हमको assist करने के लिए दो ये बनाए गए हैं. Anyone wants to ask something? All those who have given their roll numbers may leave the meeting. And one more thing before leaving, listen. जो आपका सैटरडे का नोट्स अपलोड होता है ERP पे, that is this time I have not uploaded it on ERP. आपको Google Classroom में पूरा यूनिट 4 के सारे नोट्स मिल जाएंगे. Study it from there. ठीक है, कोई ये कहता हुआ ना आए ग्रुप पे कि मैम आपने सैटरडे के नोट्स नहीं अपलोड करे थे. ठीक है, तो टेक केयर ऑफ दिस. Code of discipline or standing orders, these are the two topics that are covered in that.